हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय टीचर की एक और ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज की वीडियो में बात क्या करने वाले हैं? आज की जो वीडियो है ना, वो डेडिकेटेड है ज्योग्राफी के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। देखो, ये भारत के बारे में एक सामान्य जानकारी होगी जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12th कि ज्योग्राफी में कि ये पोर्शन, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके सिलेबस में चैप्टर है, ठीक है, तो आपको भी यहाँ से पूरी हेल्प होने वाली है। हम इस वीडियो को ना बिलिंगुअल रखेंगे, मतलब हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन भी करो और आपकी में ये टॉपिक है ना, तो वहाँ से आपको इसकी पूरी मदद मिलने वाली, तो बेहतर होगा वीडियो में अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, हम बात करते हैं ना, जैसे कि भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। देखो, हम जब भी ना किसी देश या किसी राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो उसे जानने का जो परफेक्ट तरीका है वो होता है, हम जानते हैं अक्षांश और देशांतर की स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर? अक्षांश एवं देशांतर की स्थिति के आधार पर। ठीक है, देखो, जैसे कि हमें पता है ना कि मान लो सपोज करो कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है ना। तो इस पृथ्वी पर कुछ रेखाएं हैं जो पूरब से पश्चिम खींची गई हैं, कुछ रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई, ठीक है। कुछ ऐसी काल्पनिक रेखा, अब देखो ये रेखाएं खींचने की क्या है? काल्पनिक रेखाएं, ठीक है। तो आप ये ना मान लेना ना कि रेखाएं जो है वो खींची गई, ठीक है। तो पृथ्वी पर क्या कुछ रेखाएं जो है वो खींची गई पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, और कुछ रेखाएं खींची गई है उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। याद रखना, देखो ये जो पूर्व से पश्चिम खींची गई रेखाएं हैं ना, ये पूर्व से पश्चिम खींची कल्पित रेखा को हम कहते हैं अक्षांश रेखा। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है। इसे हम कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं। जबकि जो उत्तर दक्षिण खींची रेखा उसे हम कहते हैं देशांतर रेखा, उसे हम कहते हैं देशांतर रेखा, ठीक है। और दिशाओं को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। क्लियर बात यहाँ पे? इस प्रकार से दो अलग अलग रेखाएं जो है पृथ्वी के ऊपर खींची गई, जो काल्पनिक रेखाएं हैं अक्षांश। इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे कभी और वीडियो में, लेकिन आज यहाँ पे आपको चूंकि जानकारी हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जो अक्षांश रेखा है ना, वो कुल कितनी है? वो कुल होती है, देखो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती है हमारी, ठीक है। 0 से फिर ये ऊपर जाती है यहाँ 90 तक, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 होते हुए 90 तक ऊपर, और 1 2 3 90 तक नीचे ऊपर। इसलिए ना कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? वो होती है 0 + 90 + 90, मतलब ये हो जाएगी आपकी 181। लेकिन ये चलो में 181 नहीं है। देखो, जो टॉप पर जो 90 90 है ना, ये वास्तव में एक पॉइंट यानी एक बिंदु की तरह होती है, ठीक है। इसलिए अक्षांश रेखाएं जो होंगी वो कितनी होती है? वो होती है 179 ही आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्लियर बात है? यहाँ पे इतने अक्षांश रेखाएं होती है। क्लियर? अच्छा, ये जो अक्षांश रेखाओं की जो बीचों बीच रेखा, इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा, इसे हम कहते हैं इक्वेटर, या इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ये जो बीचों बीच रेखा इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। क्लियर बात यहाँ पे? अब देखो, ये जो भूमध्य रेखा है ना, ये पृथ्वी को अक्षांशों में 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। तो ये जो अक्षांश है ना, जो लैटिट्यूड है ना, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर बात यहाँ पे? इसी प्रकार से ना वे रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण खींची गई है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ खींची गई है, इसकी जो बीचों बीच की रेखा, इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है। और ये प्रधान मध्याह्न रेखा, जब देखो पृथ्वी जो है वो गोलाकार है ना, तो कोई भी गोलाकार चीज जो होगी वो पूरी कितनी होगी? तो 60 डिग्री होगी। इसलिए जो ये जो रेखाएं देशांतर रेखाएं जो होती है, यानी इसे हम कहते हैं देशांतर रेखा, ठीक है। देशांतर रेखा, देखो ये सारी रेखाओं को हम देशांतर कहेंगे, लेकिन उसमें से एक का नाम क्या है? बीच वाले का नाम है प्रधान मध्याह्न। उसी प्रकार अक्षांश रेखाओं के भी अलग अलग नाम है, कर्क रेखा, मकर रेखा, सुमेरु, कुमेरु, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बीच वाले को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा हम लोग कहते हैं। क्लियर बात यहाँ पे? अब देखो, ये अक्षांश रेखा है ना, तो ये अक्षांश पूरी होती है 360 डिग्री, ठीक। अब आओ हमारे जो चैप्टर पर हम बात करें, ठीक है। हम पहले समझते हैं ना भारत का। देखो, मैंने यहाँ पर एक भारत का बेसिक सा नक्शा बनाने का प्रयास किया है और आप इसे समझने का प्रयास करोगे। मैं बेहतर, अगर आप सर्च करो ना, तो बेहतर होगा आप या तो भारत का एक मैप खोल के रखो, या अगर आप एटल से तो आप उसे खोल करके रखो, ठीक है। देखो, मैंने यहाँ पे एक रफली भारत का डायग्राम बनाया है, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हिंद महासागर, यहाँ पर आपको दिख रही होगी अरब सागर, यहाँ आपको दिख रहा होगा बे ऑफ बंगाल। क्लियर बात? यहाँ पे भारत के बीचों बीच से गुजरते कर्क रेखा, इस पर अभी हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या दिखाया यहाँ पे? हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है जो भारत के पोर्स जैसे, यानी जैसे कि यहाँ पर हमने दिखाया पाकिस्तान, ये है आपकी अफगानिस्तान, ये हमने दिखाई है आपकी चाइना, ये नेपाल,
ये टिप पर यहाँ भूटान, यहाँ पर आपका M फॉर म्यांमार, यहाँ BD मतलब बांग्लादेश, और यहाँ पर आपकी मालदीव, ठीक है, यहाँ पर आपकी S में श्रीलंका। ये हम लोगों ने यहाँ पर अलग अलग पोर्सेस को भी दिखाने का प्रयास हम लोगों ने यहाँ पर किया है, ठीक है, क्लियर बात है यहाँ पे। अब देखो हम समझते हैं ना कि भारत की स्थिति जो है वो किस प्रकार की है, स्थिति में भारत जो है वो किस प्रकार है। देखो पहले समझते हैं भारत के आकार के बारे में। देखो भारत का शेप है ना, भारत का जो आकार है, इस आकार को हम कहते हैं चतुष्कोणीय। क्या कहते हैं? चतुष्कोणीय जो है ना, ये पैरेललोग्राम की तरह है, ठीक है। इंडिया जो है वो कैसी है? वो चतुष्कोणीय है, ठीक है, चतुष्कोणीय, ठीक है। अब देखो इसकी स्थिति भी बात करेंगे, मैंने अभी आपको बताया है कि हम किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की स्थिति समझने के लिए या किसी भी जगह की स्थिति समझने के लिए हम लोग भूगोल में प्रयोग करते हैं किसका? अक्षांश और देशांतर की उसकी दूरी का, ठीक है। तो उस पर हम बात करते हैं। तो देखो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ना, ठीक है, अच्छा, अक्षांशीय विस्तार जो है वो कहाँ से है? वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। मतलब कि जो भारत का जो टॉप, जो बॉटम पॉइंट है ना, देखो भारत को ना हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। देखो एक तो होती है भारत की मुख्य भूमि, ठीक है, और एक होता है द्वीपों के सहित हम भारत की बात करते हैं, ठीक है। तो हम अभी बात करें मुख्य भूमि पे, जब हम द्वीपों पे चलेंगे ना, तो जब हम भारत को समझेंगे उसकी भौगोलिक विभाजन के आधार पर, ठीक है, वहां पर हम द्वीपों पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हमारा आज मकसद क्या है? इस मेन एलिमेंट को समझने के बारे में, ठीक है। अब देखो ये जो भारत का जो सबसे देखो टॉप जो बॉटम पॉइंट है ना, वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इट मीन्स क्या होता है? देखो ये आपकी 0 डिग्री है ना, तो यहाँ पर आप जाओगे तो 1 2 3 4, कहीं ऊपर जाते जाते आपको मिलेगा 8 डिग्री और 4 मिनट। तो ये है आप भारत की बॉटम मोस्ट पॉइंट, ठीक है। यहाँ कहीं पर 0, तो यहाँ पर कहीं पर 1 2 3 4 ऐसे होते हुए कहीं पर आपको मिलेगा 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। क्लियर बात है पे। अच्छा डिग्री का मेजरमेंट कैसे होता है? देखो सिंपली आप समझो ना कि देखो ये मेजरमेंट कैसे किया गया है। तो ये पूरा जो अर्थ है ना, ये जो पूरा अर्थ है, इस अर्थ को आप गोलाकार मानो, और देखो ये जो मान लो, ये अगर मान लो ये इसके बीच वाले पॉइंट को अगर आप फिक्स रखोगे ना, तो ये कितनी होगी? होगी 0 डिग्री। जिस प्रकार से एंगल को मेजर करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी एंगल को मेजरमेंट रखा गया है। देखो ये आपकी 90 डिग्री हो गई, ठीक है, ये आपकी कितनी होगी? 90 हो गई, ठीक है। वैसे ये आपकी 0 डिग्री हो गई, ऐसे कहीं पर 1 2 3 करके ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ते रहती है। क्लियर बात है यहाँ पे। अब देखो समझते हैं, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार यानी जो है वो लैटिट्यूड में भारत जो बसा हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। मतलब यहाँ पर 8 डिग्री जो है वो यहाँ जाएगी, ये कन्याकुमारी ने केप कॉमोलिन से यहाँ से गुजरेगी, और यहाँ फिर 9-10 होते हुए आगे तक जहाँ आती है 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांश यानी जो जम्मू कश्मीर के टॉप के वो छूकर के यहाँ से निकलती है। क्लियर बात यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भारत का जो है वो कितनी, देखो अक्षांश में, ये उत्तरी अक्षांश में है ना कि दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, यानी उत्तर, यानी ये भूमध्य रेखा के हमारे देश क्या है वो ऊपर की तरफ है। क्लियर बात यहाँ पे। अब आते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। तो देखो हमें पता है कि ये देशांतर जो है ये आपकी है 0 डिग्री देशांतर। क्या है? ये आपकी 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। सिमिलरली आप आगे जाओगे तो 1 2 3 मिलेगा, याद रखना। इसे हम कहते हैं, चूंकि ये पूरा इसे हम कहते हैं पूर्वी देशांतर, ठीक है। ईस्ट लॉन्गिट्यूड ये आपकी हो जाएगी पश्चिमी देशांतर, यानी हम कहते हैं वेस्ट लॉन्गिट्यूड। क्लियर बात यहाँ पे। देखो भारत का जो विस्तार है ना वो है 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के आगे आप बढ़ोगे 97 डिग्री 25 मिनट तक यहाँ भारत का जो है देशांतर में विस्तार है, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। इट मीन्स ये 0 डिग्री से आगे यहाँ पर कहीं जाओगे तो आपको यहाँ और यहाँ कहीं आपको देखने को मिलेगा, यहाँ 0 1 2 3 4 होते हुए कहीं पर आपके यहाँ पर 68, फिर आगे आपको यहाँ देखने को मिलेगा 97 डिग्री 25 मिनट। क्लियर बात है यहाँ पे। अब मैंने आपको ये सारी बातें क्यों बताई? देखो इसको जानने का एक ही तरीका है, ये मैंने आपको इसलिए बताया है ना। देखो हम जैसे ही बात करते हैं भारत की ना, तो देखो भारत अक्षांशों में तो ये उत्तरी गोलार्ध में यानी उत्तरी अक्षांश में बसा हुआ है, लेकिन देशांतर में बात करेंगे तो ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पूर्वी देशांतर में। तो भारत की जो पहली स्थिति में बात होती है वो क्या होती है कि भारत जो है वो अक्षांशों में तो उत्तरी गोलार्ध में, यानी गोलार्धों में कहाँ पर है? वो उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन देशांतर में कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है हमारे पूर्वी देशांतर में। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। और इसकी कितने अक्षांश है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत का जो है ये आपका स्थिति जो है वो बसा पड़ा है। क्लियर बात यहाँ पे। चलो ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा। अब देखो बात करते हैं ना भारत की विस्तार को हम लोगों ने समझ लिया। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं, तो देखो ये जो भारत की जो अब देखो भारत के हर एक कोनों पे ना कोई टॉप मोस्ट पॉइंट तो होगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखो ये जो भारत का सबसे ऊपरी पॉइंट जो है ना, ठीक है, ये जो जम्मू कश्मीर का रीजन है, यहाँ पर जो सबसे उत्तरी जो बिंदु है उसे हम कहते हैं इंदिरा कल।
क्या कहते हैं इसे, हम कहते हैं इंदिरा कल। ठीक है, इंदिरा कल जो है वो भारत की सबसे क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है, ये क्वेश्चन के बारे से पूछा जाता है कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, तो वो होगी इंदिरा कल। ठीक है, उसी प्रकार आप नीचे आओगे ना, तो नीचे आने पर दक्षिण में, अब दक्षिण में आपकी 2 बिंदु पड़ेगी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है, तो आप वहाँ पर टिक करोगे, यानी कन्याकुमारी, यानी केप कॉमरिन, इसे हम कहते हैं कन्याकुमारी। ये कहाँ पड़ेगा, आपका पड़ेगा तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सिर्फ अगर आपसे पूछता है कि मुख्य भूमि में दक्षिण स्थान कौन है, तब तो कन्याकुमारी, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट पे है। लेकिन जो यहाँ पर अगर आप पूछोगे द्वीपीय समूह में, तो यहाँ पर पड़ता है इंदिरा पॉइंट। कौन पड़ता है, ये पड़ता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये 6 डिग्री 8 मिनट में है, इसलिए इसका जो विस्तार है वो और नीचे है, इंदिरा पॉइंट। क्लियर बात यहाँ पे। इट मीन्स मुख्य भूमि में तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो है कन्याकुमारी, जबकि यहाँ पर आपका पड़ेगा इंदिरा पॉइंट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। अच्छा, सबसे पूर्व बिंदु जो भारत की है ना, वो आपकी पड़ती है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और वो कौन सी अरुणाचल प्रदेश में आपकी पड़ती है, कीबीथू। पॉइंट का नाम क्या है, कीबीथू। तो कीबीथू जो है वो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु, इट इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। ठीक है, और इसी प्रकार से भारत की सबसे जो पश्चिमी बिंदु है ना, वो आपकी पड़ती है गुजरात में, उसे हम कहते हैं गौर माता। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गौर माता। ये पड़ता है आपका गुजरात में, गुजरात के कच्छ में पड़ता है कि। ठीक है, इस प्रकार से भारत के 4 अलग अलग बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आता है ना बात यहाँ पे, देखो कि भारत में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है। ठीक है, सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहाँ होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पूछा तो नहीं गया लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो आप खुद समझ के देखो कि जो पृथ्वी है ना, वो पश्चिम से पूरब घूमती है। ठीक है, कैसे घूमती है, वो पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। क्लियर बात यहाँ पे, क्लियर। ठीक है, अब आगे देखो, इसलिए ना जो पहला सूर्योदय होगा, ठीक है, वो आपको देखने कहाँ मिलेगा, कैसे देखना कि भारत की हर एक जगहों पर ना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में अंतर होता है। ऐसा क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि हर प्रत्येक स्थान पर, ठीक है, प्रत्येक देशांतर में सूर्योदय और सूर्यास्त जो होगी क्या होगी, वो अलग अलग समय पर होगी। ठीक है, भारत कैसे घूम रहा है, ये पूरब से पश्चिम ऐसे पृथ्वी जो है वो क्या हो रही है, वो रोटेट कर रही है। ठीक है, ठीक है, क्लियर बात यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, पश्चिम से पूर्व ये जो घूम रही है, ठीक है, रोटेशन हो रहा है ना, इसलिए जो सबसे पहले सूर्योदय देखने को मिलता है भारत में, वो देखने मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। देखो नाम भी क्लियर है, अरुणाचल। ठीक है, अगर आप ब्रेक करो ना, अरुण मतलब क्या होता है, अरुण मतलब होता है सूर्य, अंचल मतलब जगह जहाँ पर सूर्य पहले आपको दिखने को हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है, और सबसे अंत में कहाँ होगी, वो आपकी होगी सबसे पश्चिमी बिंदु में। ऐसा क्यों, क्योंकि सूर्य पृथ्वी जो है वो देशांतर में चक्कर लगाती है, न कि वो अक्षांशों में चक्कर लगाती है। क्लियर बात यहाँ पे। अब देखो, इसलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले सूर्योदय भारत में होता है, वो आपका होता है अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे पहले सूर्यास्त भी कहाँ होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अंत में सूर्योदय कहाँ होती है, वो आपकी होती है गुजरात में, और सबसे अंत में सूर्यास्त भी कहाँ होगी, वो भी आपके गुजरात। इस प्रकार से ना पूर्व से पश्चिम की ओर आने पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में हमें लगातार क्या होता है, बढ़ोतरी देखने को मिलता है। ठीक है, क्या होगा उसमें, इसलिए भारत के हर एक स्थान पे, हर एक देशांतर में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है। क्लियर बात यहाँ पे। अच्छा, अब आते हैं ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं मानक समय। क्या कहते हैं इसे, हम कहते हैं मानक समय। मानक समय का मतलब होता है लोकल टाइम। ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा। देखो, एक तो होता है वर्ल्ड टाइम, जो कि प्रधान मध्यान्ह रेखा ग्रीनविच से गुजरती है, उस पर हम बात करेंगे कभी। लेकिन एक होता है ना मानक समय। देखो, प्रत्येक देश का अपना एक मानक समय होता है, उसकी एक लोकल टाइम होती है। वो कैसे डिफाइन करते हैं, पहले वो समझो। देखो, आखिर पहले ये समझते हैं कि मानक समय की आवश्यकता बढ़ती क्यों है। देखो, वो सारे के सारे राष्ट्र, वो सारे के सारे देश, ठीक है, जिनका देशांतर में विस्तार अधिक होगा, ठीक है, उनमें समय की डिफरेंस जो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। देशांतर में विस्तार का समय का मतलब क्या होता है, पहले वो समझते। देखो, क्योंकि देखो हमें ये पता है ना, आप ये बेसिक समझ के देखो कि पृथ्वी जो है वो एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है। पृथ्वी की दैनिक गति 24 घंटे में होती है। हाँ, 23 घंटा 56-48 सेकंड आप मत जाओ, लगभग 24 घंटे में होती है ना। और 24 घंटे में पृथ्वी कितना रोटेट करती है भाई, एक चक्कर घूमती है ना। तो एक चक्कर का मतलब कितना होगा, 360 डिग्री घूम गई। ठीक है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है, यहाँ समझना, पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। क्लियर बात है यहाँ पे, क्लियर। चलो, तो फिर 1 घंटे में कितना घूमेगी, 360 डिग्री बटा में 24 घंटा। ठीक है, क्लियर। या फिर इसको हम ऐसे भी नहीं समझ सकते हैं, ठीक है, ऐसे समझते हैं कि यदि पृथ्वी को 360 डिग्री का चक्कर लगाने में अगर 24 घंटे लगते हैं, तो 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, आपको लगेगा 24 बटा 360।
लेकिन यहाँ का है घंटा में, और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, हम लोग इसमें 60 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल, 6 6 का 36, 6 चौके 24, यानी 1 डिग्री घूमने पृथ्वी को लग जाएगा 4 मिनट। तो आप समझो यहाँ पे ये बहुत गहरा पॉइंट है, ठीक है, कि 1 डिग्री में लगते हैं 4 मिनट। इट मीन्स ना पृथ्वी का जो एक देशांतर है, ये मान लो देशांतर है ना, ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर है ना, जिसको हम कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। इस 0 डिग्री से 1 डिग्री की तरफ बढ़ने पर ना आपका समय जो है वो आपके समय में 4 मिनट का आपको अंतर देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा? 4 मिनट का अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर बात यहाँ पे सिमिलर फिर एक आओगे, फिर आपको 4 मिनट का अंतर मिलेगा। यानी एक में समझ में आ गया कि प्रत्येक 1 डिग्री से अंतर पे 4 मिनट का समय आपको देखने को मिलता है। तो आप यहाँ समझ जाना कि प्रत्येक 1 डिग्री में कितना मिलेगा आपको? 4 मिनट समय का अंतर देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है ना कि 1 डिग्री में समय का अंतर कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 4 मिनट। कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट नहीं होगा। चलो ठीक है। इसी प्रकार देखो, जब हम पूरब में जाते हैं ना, ठीक है, वही रोटेशन के आधार पर, तो पूरब में समय जो है वो बढ़ती है, जबकि पश्चिमी ओर है पृथ्वी का समय जो समय है वो घटती है। मान लो सपोज करो किसी करंट टाइम पे यहाँ ग्रीनविच में अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं ना 0 डिग्री पे, तो 1 डिग्री पे हो जा रहा होगा 12:04, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 11:56। देखो पूरब में समय क्या होती है वो बढ़ती है, पश्चिम में समय क्या होती है वो घटती है। अब देखो ये हर एक डिग्री में समय का अंतर में देखने को मिल रहा है, प्रत्येक डिग्री में क्या है समय का अंतर देखने को मिल रहा है ना। अब देखो आप खुद सोच के देखो, भारत का देशांतर में यहाँ पर कितने 68 है, वहाँ कितना है 97 है। अब आप रफली देखो, अगर आप 97 और 68 का अंतर निकालते भी हो, ठीक है, हम इसे 98 ही लेके चल रहे हैं क्योंकि कुछ मिनट भी हैं, तो आपका 8 8 0 और 9 में से 6 गया, तो आपका यहाँ पे 3, यानी आपको 30 डिग्री का अंतर देखने को मिल रहा है, लगभग 30 डिग्री का। आप खुद सोच के देखो कि जब 1 डिग्री में समय का अंतर 4 मिनट है, तो 30 डिग्री में समय का अंतर कितना हो जाएगा? अंतर हो जाएगा 2 घंटे का, ठीक है, क्योंकि 30 × 4 करो आप 120 मिनट, यानी 2 घंटे। इट मीन समझो कि भारत की पूर्वी से पश्चिमी बिंदु में समय का अंतर कितना है, वो आपका है 2 घंटे का। आप सोचो कि एक ही देश में अलग अलग समय, यहाँ पर अलग समय, यहाँ अलग समय, यहाँ अलग समय, यहाँ अलग समय, प्रत्येक देशांतर में अलग अलग समय। इन कमियों को दूर करने के लिए ना एक मानक समय को लाया जाता है। क्लियर बात यहाँ पे? इन कमियों को दूर करने के लिए क्या लाया जाता है? एक मानक समय को लाया जाता है। अब उसको हम डिफाइन कैसे करें? तो सिंपली कुछ नहीं, इन दोनों का एवरेज निकाल के आप 20 से एक लाइन खींच लो, जो लाइन कटेगी उसे हम कहते हैं भारत का मानक समय। क्लियर बात यहाँ पे? तो इसका जब एवरेज निकालेगा तो बीच बीच जो लाइन खींची गई ना, ठीक है, ये जो बीचों बीच लाइन खींची गई इसे माना गया भारत का मानक समय, जो कि गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। कितना? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। कोई डाउट यहाँ पर नहीं, इसलिए पूछा जाता है क्वेश्चन, मैं इसे ऊपर लिख दे रहा हूँ, 82.5 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड, यानी पूर्वी देशांतर से, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि भारत का मानक समय कितना है, तो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरता है। अच्छा, कहाँ पे माना जाता है? ये माना जाता है, एक जगह है आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद में एक जगह है, कौन सी जगह है? मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर में एक जगह है नैनी, ठीक है, ठीक है। इट मीन्स प्रयागराज के मिर्ज़ापुर के नैनी से जो समय होगा उसे हम पूरे विश्व का समय मान करके चलते हैं। क्लियर रहेगी बात यहाँ पे? तो भारत का मानक समय लोकल टाइम डिफाइन कहाँ से? वो डिफाइन होता है प्रयागराज के नैनी से, और कितना है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्यों मानक समय लाया गया समझ के आना। यहाँ पे आप इस बात समझो कि 1 डिग्री में समय का अंतर कितना? 4 मिनट, ठीक है। तो 82 डिग्री में समय का अंतर कितना हो जाएगा? 4 से आप गुना कर लो, 4 8 32, और सॉरी 4 दूनी 8, 4 8 32, और यहाँ पर 4 आप 2 और जोड़ लो क्योंकि हाफ डिग्री में छोड़ दिया था ना, तो 8 2 10, 2 1 3 और 3, यानी हो जाएगा 30.5, यानी 5 6 यानी 5.5 घंटे। इट मीन्स देखो ये जो ग्रीनविच की समय है ना, यहाँ से भारत का समय जो है वो 5.5 घंटा आगे है। तो यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत का समय विश्व के समय से कितना आगे है, तो ये 5.5 घंटा जो है वो आगे है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कि लंदन से हमारा समय कितना आगे, तो वो 5.5 घंटा आगे है। क्लियर बात यहाँ पे? मानक समय का कॉन्सेप्ट उम्मीद करता आपने वो समझ लिया होगा, ठीक है। तो मानक समय कितना हम लोगों ने वो समझ लिया। अब देखो, अब आते हैं ना, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ठीक है, कि ये मानक समय गुजरती किन किन राष्ट्रों से है, ठीक है, किन किन राज्यों से होकर ये मानक समय गुजरती है, ठीक है। तो ये आपकी गुजरती है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के मानक समय जो है गुजरती है। मैंने यहाँ रफली एक लिख लिया है, आप इसे एक बार लर्न कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। देखो ये जो भारत की पूरी क्षेत्रफल है ना, ठीक है, क्षेत्रफल में भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है। कितनावां स्थान है? वो 7वां स्थान है, ठीक है। पूरे विश्व का ना, पूरे विश्व का 2.42% जो क्षेत्रफल है ना, वो भारत का क्षेत्रफल है 2.42%। और कितना है? वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। यानी भारत का क्षेत्रफल जो है ना वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे बड़ा कौन है? ये 7वें स्थान पर सबसे बड़ा कौन है? वो है रशिया,
ठीक है, कनाडा, अमेरिका, ब्राज़ील, ये सारे जो है है 7वें नंबर पर भारत का जो क्षेत्रफल आता है वो कितना, विश्व का लगभग 2.5% आप कह लो, 2.42% जो है वो भारत का क्षेत्रफल है। क्लियर बात यहाँ पे। और वो कितनी क्षेत्रफल, तो भारत क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर। क्लियर डाउट यहाँ पे, उम्मीद करते कोई डाउट आपका नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम बात करते हैं ना कि ये भारत की बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, ठीक है। उस रेखा का नाम क्या है, देखो याद रखना, भारत देखो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है भूमध्य रेखा, ठीक है। लेकिन भारत जो है वो हाँ स्थिर है ना, आप पढ़ोगे भूगोल में, मैं आपको डिटेल करवाऊंगा और अच्छे से। तो यह अक्षांश रेखा है, सॉरी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और नीचे होती है मकर रेखा, ठीक है। ऊपर कर्क और नीचे मकर रेखा होती है, ठीक है। ये कर्क रेखाएं कितनी होती है, ये होती है 23.5 डिग्री पे बसी होती है कर्क रेखाएं। और कर्क रेखा जो इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू लिमिट ऑफ द इंडिया, ठीक है। ये भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। एक क्वेश्चन जो बहुत बेहतरीन पूछा जाता है यहाँ पर ना कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। समझना, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कर्क रेखा कि भारत के बीचों बीच से कौन गुजरती है, तो गुजरती है कर्क रेखा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो वो कैसे हम पता करेंगे, देखो पहला तो आपका राज्य होगा ना, वो है आपका मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है। इन राज्यों से होकर के, इन 8 राज्यों से होकर जो है वो कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो याद रखना कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, प्लस वो 8 रेखा कौन कौन सी है, वो है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। क्लियर बात क्या यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये भारत का ना फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ये जो लंबाई देख रहे हो ना, ये लंबाई आपकी है 3214 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन आप देखो याद करने के लिए ना आप रफली याद रखना कि 3200 किलोमीटर जो है आपको याद रखनी, कितना, 3200 किलोमीटर आपको याद रखनी है। एग्जाम में जब आपको लिखना हो, अगर मान लो एग्जाम टिक मार्क वाला है, ठीक है, तो 32 से सबसे करीब जो होगा आप वो टिक कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर मान लो लिखने वाला है ना, ठीक है, तो 3212 ऐड कर लेना, क्योंकि किलोमीटर का डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 3214 किलोमीटर जो है वो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो है वो लंबाई है, जबकि ईस्ट टू वेस्ट ना, फ्रॉम पूरब टू पश्चिम, ये जो लंबाई है वो आपकी पड़ती है 2933 किलोमीटर की लंबाई, ठीक है। यानी ये जो लंबाई है ये आपकी है 2900, यहाँ से लेकर के 2933 किलोमीटर, जबकि ये लंबाई जो है वो आपकी है 3212 किलोमीटर। कोई डाउट यहाँ पे, उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं होगा। देखो भारत जो है ना, अब बात करते हैं भारत की सीमाओं के बारे में। देखो भारत की जो सीमा है ना, आप गौर करो तो भारत जो है वो 3 ओर से समुद्री सीमाओं में है, ठीक है। जबकि आपकी ये जो ओर है ना, इट मीन्स आपकी जो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा है, उत्तरी सीमा है, और क्या बोलते हैं आपकी उत्तर पूर्वी सीमा जो है ये कहीं ना कहीं लगती है जमीन से यानी स्थल से, जबकि ये तीनों सीमाएं जो आपकी लगती हैं जल से। क्लियर बात है यहाँ पे। तो देखो भारत की सीमाओं पे जब हम बात करते हैं ना, तो भारत का जो कुल स्थल सीमा है, यानी कुल जो स्थल सीमा है ना, इन स्थल सीमा की लंबाई जो है वो आपको देखने को मिलेगी 15,200 किलोमीटर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ और बनता है कि भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, वो आपकी है 15,200 किलोमीटर। कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा कहने का मतलब होता है वो सारी की सारी सीमाएं जो कहीं ना कहीं समुद्र के किनारे लगती है, ठीक है। ये समुद्र के किनारे की जो सीमा है ना, इसे हम कहते हैं तटीय सीमा, ठीक है, यानी कोस्टल जो बॉर्डर्स है। तो भारत का तटीय सीमा जो है वो आपका है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर जो है ये भारत की तटीय सीमा है। भारत की कोस्टल बाउंड्री है वो कितनी, 6100 किलोमीटर है। क्लियर बात यहाँ पे। अच्छा, इस कोस्टल बाउंड्री में अगर हम द्वीपों को भी ले लेना, द्वीपों को भी ले ले तो वो आपकी बन जाएगी 7516.6 किलोमीटर। यानी अगर द्वीप समूह आप लोगे कोस्टल सीमा तो आपकी होगी 7516.6 किलोमीटर। इट मीन्स भारत की जो टोटल बाउंड्री है वो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका बनेगा 15,200 प्लस 6,100, वो आपकी होगी 003 6 5 11 1 8 2, यानी 21,300 किलोमीटर जो है वो सिर्फ भारत की ये मेन लैंड की सीमा है, ठीक है। लेकिन अगर आप मेन लैंड प्लस आप अगर इसको इन द्वीपों की सीमा को जोड़ोगे तो आपका आने वाला है, तो आपका आएगा 15,200 प्लस 7,516.6, यानी 6617
22,716.6 किलोमीटर, ये होगी आपकी सीमा द्वीपों के समीप। ठीक है, यानी सिर्फ स्थल सीमा कितनी है 15,200, सिर्फ तटीय सीमा कितनी है 6,100। अच्छा, स्थल प्लस तटीय कितना है 21,300, लेकिन द्वीपों को ले लेता हो जाएगी 22,716.6 किलोमीटर। कोई डाउट यहाँ पे? उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये थी एक बेसिक ओवरव्यू। ठीक है, इस पर हम आगे और बात करना चाहें ना, ठीक है, तो हम ये जान सकते हैं। देखो अब हम अगली वीडियो में, लेकिन ये वीडियो चूँकि बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, हम उस पर चर्चा करेंगे अगली वीडियो में ना, जहाँ पर हम अलग अलग देशों अलग अलग पड़ोसी देशों पर चर्चा करेंगे, उनसे लगने वाली बाउंड्रीज पर चर्चा करेंगे और किस तरह से बाउंड्रीज बढ़ती हैं, ठीक है, उन पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों उम्मीद करते अगर आप वीडियो में यहाँ तक जुड़े हो तो वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और हम बहुत जल्दी क्लास 11 की विश्वकर्मा बोर्ड की बैचेस भी है, उन्होंने शुरू कर दी है, तो आप वहाँ पर वीडियोज़ को देख सकते हो। और 12 की वीडियोज़ भी हम अपलोड कर रहे हैं, तो आप हमसे वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, हम मिलेंगे अगली में, तो चलो गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।